सच्चा साथी। दीनू बहुत ही दयालु दानवीर किस्म का आदमी था। जितना वो दयालु और अच्छा था, उतना ही भगवान ने उसे गरीब बनाया था। उसकी पत्नी उससे हमेशा चिढ़ती रहती थी कि वो औरों की तरह अच्छा काम धंधा नहीं करता है और जितना कमाता है उससे ज्यादा दान कर देता है। ये लो, अंदर बस इतना ही आटा बचा था, जिसकी भी 2 रोटियां बनी है। एक तुम खा लो, एक मैं खाऊंगी, और वो भी बिना सब्जी के, क्योंकि अंदर सब्जी के नाम पर एक तिनका नहीं है। रोटी भी सूखी ही खानी पड़ेगी। अरे रश्मि, तुम चिढ़ती क्यों हो? तुम अपना स्वभाव अच्छा रखोगी तो देख लेना, थोड़े ही दिनों में कैसे सब ठीक होता है। काम तो तुम कोई अच्छा करते हो नहीं जिससे हमारी ये गरीबी दूर हो। कम से कम 2 समय का खाना मिल सके, फिर खाक ठीक होगा सब। ऊपर से तुम में जो ये दान करने की कला, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खुद खाने को मिले ना मिले, लेकिन तुम्हें सबकी मदद करनी है। दीनू रश्मि की बातों को अनसुना करके जैसे ही खाना खाने लगता है, तभी उसके दरवाजे पर एक भूखा प्यासा दुबला पतला सा कुत्ता आकर बैठ जाता है। दीनू उसकी तरफ देखता है। कुत्ते की आंखों से बस आंसू बह रहे थे, जैसे कि मानो वो दीनू से कह रहा हो कि वो बहुत दिनों से भूखा है और वो रोटी खाना चाहता है। दीनू उसकी भूख को समझ जाता है। अरे ये कुत्ता तो बहुत भूखा लग रहा है, पर मेरे पास तो एक ही रोटी है और मुझे भी भूख बहुत लगी है। क्या करूं? कोई बात नहीं, मेरी वजह से अगर इस जानवर की भूख मिटेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दीनू अपने हिस्से की वो एक रोटी जाकर उस कुत्ते को देता है। उस रोटी को पाकर कुत्ता बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी रोटी वहां से उठाकर दूर जाकर खाता है। रश्मि पहले से ही दीनू के ऊपर गुस्सा थी। ये सब देख उसे और ज्यादा गुस्सा आता है। देखा, मुझे तुम्हारी यही हरकतें अच्छी नहीं लगती हैं। पहले ही हमारे पास 2 रोटी का आटा बचा था, जिसमें से एक रोटी मैंने तुम्हें दी और एक अपने लिए रखी, पर वो भी रोटी तुमने ले जाकर कुत्ते को दे दी। पहले अपनी मदद करना सीखो, फिर दूसरों की मदद करो। लेकिन रश्मि, वो कुत्ता बहुत भूखा था। देखो ना, वो रोटी को पाकर कितना खुश हो गया। मेरी वजह से उस कुत्ते की भूख मिट गई। जरा सोचो, एक रोटी पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। उस एक रोटी के बदले में वो मुझे कितनी दुआएं दे गया होगा। दीनू, आज तक तो तुमने बहुत सारे दान किए, लेकिन मुझे उनकी दुआओं का असर नहीं दिखा। उल्टा हमारी गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब सुन लो, तुमने अपने हिस्से की रोटी तो दे दी, इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम मेरी रोटी पर नजर रखो। मैं तुम्हें अपनी रोटी में से आधी रोटी भी नहीं देने वाली, समझे? नहीं, मैं तुमसे रोटी नहीं मांगने वाला। ये रोटी तुम ही खाओ, तुम्हारे हिस्से की है। दीनू रसोई घर में जाता है और घड़े में से पानी निकालकर 2 गिलास पानी पीकर सो जाता है। सुबह दीनू ये सोचकर उठता है कि आज के दिन वो अच्छा काम करेगा। आज वो अच्छी लकड़ी काटकर बेचकर खूब सारे पैसे कमाएगा। देखो जी, आज मैं कह देती हूँ, जब से तुमसे मेरी शादी हुई है, मैं 2 समय के खाने से 1 समय के खाने पर आ गई हूँ। बाकी चीजों की तो बात ही छोड़ो। अपने बाबा के घर में राज करती थी मैं, राज, लेकिन तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी नरक बन गई है। अगर आज तुमने अच्छा पैसा कमा कर नहीं लाया और मुझे 2 समय का खाना नहीं खिलाया, तो मैं सच में तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। दीनू अपनी पत्नी की घर छोड़ने की धमकी सुनता है और बहुत दुखी हो जाता है। फिर घर से निकलकर रास्ते में सोचता है कि अब वो खूब सारी लकड़ी काटेगा। लेकिन दीनू के साथ जो बाकी के लकड़हारे थे, वो हरे हरे पेड़ भी काट कर उसकी लकड़ी बेचते थे, जिससे वो खूब सारा पैसा कमाते थे। पर दीनू हरे पेड़ों को काटना अच्छा नहीं समझता था। दीनू को गिना चुना कभी कभार कोई एक सूखा पेड़ मिल जाता था, जिसे वो काट कर बेच आता था, लेकिन वो हरे पेड़ काट कर पैसे कमाना ठीक नहीं समझता था। दीनू की पत्नी उससे हमेशा इस बात के लिए लड़ाई करती थी कि बाकी के लकड़हारे कैसे खूब सारी लकड़ी काट कर बेचकर इतना सारा धन कमाते हैं, लेकिन वो है कि लकड़ी काट ही नहीं पाता है। उसकी पत्नी दीनू को कभी समझती नहीं थी कि उसकी सोच कितनी अच्छी है। आज दीनू को एक बहुत बड़ा अच्छा सूखा पेड़ दिखता है। जैसे ही वो उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने वाला होता है कि तभी उस पेड़ पर एक हरी भरी शाखा दिखती है। उस शाखा पर वो देखता है कि एक बंदरिया अपनी बच्ची को बड़े ही प्यार से खाना खिला रही है। अरे ये बंदरिया माँ तो अपने बच्चे को कितने प्यार से खाना खिला रही है। हे भगवान, शुक्र है मैंने पेड़ पर कुल्हाड़ी नहीं चलाई, वरना मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो जाता। बंदरिया का घर उजड़ जाता। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस पेड़ को छोड़ देता हूँ और कोई दूसरा पेड़ देखता हूँ। दीनू उस पेड़ को छोड़कर दूसरा पेड़ काटने जाता है, लेकिन तभी एक दूसरा लकड़हारा नारंग, जो हमेशा दीनू से चिढ़ा करता था और वो हमेशा हरे पेड़ों को काटकर पैसे कमाता था, वो उसी पेड़ को काटने लगता है। लेकिन जब दीनू देखता है तो वो उसे रोकने लगता है। अरे अरे भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? रुको। क्या कर रहा हूँ मतलब? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं लकड़ी काट रहा हूँ। खुद तो तुम्हें कुछ करना नहीं आता है,
दूसरों को भी रोकते हो। भाई तुम गलत करने जा रहे हो। तुम देख नहीं रहे हो, इस पेड़ की एक शाखा हरी है और उस शाखा पर एक बंदरिया का परिवार रहता है। तुम इस पेड़ को काटकर किसी का घर क्यों उजाड़ रहे हो? अच्छा, तो तुम मुझे उस बंदरिया के लिए रोक रहे हो? मैंने क्या किसी का ठेका ले रखा है? मुझे अपना घर देखना है और मैं अपना घर चलाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बंदरिया इस पेड़ पर है तो वो अपने लिए दूसरा घर ढूंढ लेगी। और हाँ, तुमने मुझे रोकने की कोशिश भी कैसे की? इस कुल्हाड़ी की धार देख रहे हो ना? पेड़ के बदले इस कुल्हाड़ी से मैं तुम्हारी ही गर्दन काट दूंगा। अब जाओ यहाँ से। दीनू नारंग को रोकने की लाख कोशिश करता है कि वो उस पेड़ को ना काटे, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता है और उसे डरा धमका कर वहां से भगा देता है। दीनू बेचारा वहां से चला जाता है। जब थोड़ी देर बाद दीनू वहां जाकर देखता है तो देखता है कि पेड़ के नीचे बंदरिया दबकर मर चुकी है। पास जाकर पता चलता है कि उस बंदरिया की छोटी बच्ची अभी भी जिंदा है। हे भगवान, नारंग तुम कितने बुरे इंसान हो। अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हो। एक तो अपने स्वार्थ के लिए हरे भरे पेड़ काट कर बेचते हो और ऊपर से आज तुमने एक बंदरिया की जान ले ली और उसकी बच्ची को अनाथ कर दिया। दीनू उस मरी हुई बंदरिया को जैसे तैसे दफना देता है और उसकी बच्ची को उठाकर अपने साथ घर ले आता है। कितनी प्यारी और मासूम बच्ची है। आज के बाद तुम मेरे साथ मेरे घर में मेरी बच्ची बनकर रहोगी। वैसे भी मेरी कोई औलाद नहीं थी, शायद भगवान ने तुम्हें मेरी औलाद बनाकर भेज दिया। दीनू उस छोटी बंदरिया को घर ले आता है, लेकिन दीनू की पत्नी उस पर भड़कती है। अब बस यही काम रह गया इस बंदरिया को पालने का। आज तो हद ही हो गई है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। रश्मि, तुम कहाँ जा रही हो? रुक जाओ रश्मि, जरा सोचो। ये बच्ची अनाथ हो गई है। अरे इसकी माँ मर गई है। भगवान ने शायद इस बच्ची को हमें पालने का मौका दिया है और क्या पता, हो सकता है इसके कदम पड़ते ही हमारे भाग्य बदल जाए। अब तुम अपने भाग्य को बदलते रहो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी गलती थी जो आज तक मैं तुम जैसे भिखारी को झेलती रही। दीनू की पत्नी जैसे ही घर छोड़कर जा रही थी कि तभी दरवाजे पर मकान मालिक आकर खड़ा हो जाता है और वो भी बहुत समय से किराया न देने की वजह से दीनू को घर खाली करने के लिए कहता है। देखो दीनू, बहुत हो गया। 1 साल से तुमने घर का किराया नहीं भरा है। अब चुपचाप घर खाली करो और यहाँ से चलते बनो। अब मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें छोड़ने का सही फैसला लिया है। अब तो तुम्हारे पास ये किराए का घर भी नहीं रहा। अब दीनू के पास कुछ नहीं बचा था, न घर न पत्नी। उसका सब कुछ एक ही झटके में उजड़ गया था। लेकिन फिर भी दीनू उस बंदरिया की बच्ची को नहीं छोड़ता है। उसे अपनी बच्ची बनाकर घर से निकल पड़ता है और एक पेड़ को अपना घर बना लेता है। तुम घबराओ मत, सब मेरा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आज से तुम मेरी बच्ची हो और मैं तुम्हें अपनी बच्ची की तरह पालूंगा। आज के बाद मैं जो कुछ भी कमाऊंगा बस तुम्हारे लिए ही कमाऊंगा। वो इतनी छोटी सी बच्ची दीनू की सारी बातें समझ रही थी। वो भी उसे जैसे कोई अपना सगा समझने लगती है। दीनू जहाँ भी दिहाड़ी मजदूरी करने जाता, वो बच्ची हमेशा उसके पीछे पीछे साथ चलती और दीनू जो भी कमा कर लाता वो सब उस बच्ची को खिलाता, उसका अच्छे से पालन पोषण करता। एक दिन की बात है, दीनू दिहाड़ी लगाकर उस पेड़ के नीचे आराम कर ही रहा था कि तभी वहां से एक बहुत ही बड़े पहुंचे हुए ज्ञानी गुजरते। वो बंदरिया और दीनू का पिता और बेटी जैसा प्यार देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर ज्ञानी महाराज दीनू से कहते हैं, बेटा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आजकल दुनिया में कोई इंसान भला किसी जानवर से ऐसा प्रेम कहाँ करता है, लेकिन तुमने बहुत ही पुण्य का काम किया है इस छोटी बंदरिया को अपने बच्चे की तरह पाल के। बहुत गर्व है बेटा मुझे तुम पर मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इस पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो? क्या तुम्हारे पास घर नहीं है? महाराज, मेरी पत्नी को मैं निकम्मा, बेकार और भिखारी लगता हूँ क्योंकि मैं गलत तरीके से पैसे नहीं कमाता, इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं घर का किराया नहीं दे पाया, तो मुझे मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। अब मेरे पास इस छोटी बच्ची के अलावा कुछ भी नहीं है। इसकी माँ नहीं है और ये बहुत छोटी है, इसलिए मैं इसे अकेला छोड़ नहीं सकता। बस इसी कारण मैं इस पेड़ के नीचे रहता हूँ। बेटा, मेरा आश्रम बहुत बड़ा है, वहाँ मेरे बहुत सारे शिष्य हैं और वहाँ पर और भी बहुत सारे साधु और महात्मा हैं। वैसे भी हमें एक सहायक की ज़रूरत थी। अगर तुम चाहो तो मेरे आश्रम में चलकर मेरे शिष्य और बाकी सबके लिए खाना बनाने का काम कर सकते हो। तुम्हें भी घर मिल जाएगा
और इस अनाथ बच्ची को रहने के लिए छत मिल जाएगी और वहाँ पर तुम अपना अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हो। वहाँ पर तुम्हें और इस बच्ची को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी। दीनू उन बड़े पहुंचे हुए ज्ञानी महाराज के साथ आश्रम में जाता है और वहां पर सभी साधुओं के लिए खाना बनाने का काम करता है। वो वहां इतनी लगन और प्रेम से काम करता है कि सब उसके काम से प्रसन्न होते हैं। खासकर बड़े ज्ञानी महाराज दीनू से मिलकर बहुत प्रसन्न थे। अब वो बंदरिया धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी और वो दीनू को ही अपने पिता माँ समझती थी। साथ में दीनू के काम में भी हाथ बटाती थी। एक दिन जंगल में शिकारी आ जाते हैं और शिकारियों की गाड़ी को आते देख चिड़िया घबरा जाती है। जंगल में शिकारी आए हैं, अब पता नहीं कौन सी तहलका मचाएंगे। मुझे इस बात की खबर जल्द से जल्द जंगल के राजा शेर महाराज को देनी होगी। चिड़िया उड़ती हुई जंगल के राजा बूढ़े शेर के पास जाती है। राजा जी, हमारे जंगल में आज फिर से शिकारी आ गए हैं। मैं अभी अभी अपनी आंखों से देख के आई हूँ। क्या तुम सच कह रही हो चिड़िया? हाँ राजा जी, मैं सच कह रही हूँ। ये सुन के जंगल के सारे जानवर और पक्षी घबरा जाते हैं। भेड़िया, चिड़िया, तोता, बंदर, हाथी, लकड़बग्गा, बाघ। यह तो बहुत परेशानी वाली बात है। अगर रोज रोज ऐसे ही चलता रहा और शिकारी हमारे जंगल में आते रहे तो फिर एक दिन जंगल के सारे जानवर ही खत्म हो जाएंगे। सही कहा तुमने लकड़बग्घा भाई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम में से कोई भी नहीं बचेगा। राजा जी, अब इसका हल आपको ही निकालना होगा। जल्द से जल्द कुछ कीजिए। मेरी बूढ़ी उम्र हो गई है, मैं तो अब जंगल की जिम्मेदारी उठा नहीं पाऊंगा। इसके लिए हमें कोई ऐसा जंगल का रक्षक ढूंढना पड़ेगा जो बड़ी ही जिम्मेदारी से इस जंगल की रक्षा करे, जैसे मैंने इतने बरसों से जंगल की रखवाली की है। पर ऐसा कौन है इस जंगल में जिसे हम इस पूरे जंगल की जिम्मेदारी सौंप सकें, जो इस जंगल की और हमारी रक्षा कर सके? जंगल के शिकारियों ने एक हिरण को पकड़ा और अपनी गाड़ी में ले जा रहे थे। तभी हिरण की पत्नी जंगल की राजा शेर के पास आती है। राजा जी, मेरे पति को वो शिकारी कैद करके अपनी गाड़ी में ले जा रहे हैं। आप कुछ कीजिए राजा जी। मेरे पति को उनके कब्जे से आजाद करवाइए। जैसे ही शिकारी हिरण को गाड़ी में ले जा रहे थे, तभी अचानक से पेड़ से बंदर मामा आ जाते हैं और शिकारियों पे हमला कर देते हैं और उन्हें भगा देते हैं। हिरण को बचा लेते हैं और फिर जब ये बात सारे जंगल में सबको पता चलती है कि बंदर मामा अकेले ही शिकारियों से भिड़ गए, उन्हें भगाया और हिरण को बचा लिया, ये सुन के सारे खुश हो जाते हैं और जंगल के राजा बंदर मामा को अपनी सभा में बुलाते हैं। सभा में सारे जानवर, पशु, पक्षी होते हैं, जैसे तोता, चिड़िया, हाथी, हिरण, लकड़बग्गा, लोमड़ी, बाघ, सारे आते हैं। शाबाश बंदर मामा, मुझे तुम पे गर्व है। आज तुमने मेरी लाज रख ली। अगर आज वो शिकारी हिरण को ले जाते तो शायद मैं जंगल में किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। तुमने बड़ी ही बहादुरी से अकेले हिरण को बचाया है, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम इस जंगल के नए रक्षक हो। बंदर मामा को जंगल का नया रक्षक बना दिया जाता है। इस बात से सारे बहुत ही खुश थे और बंदर मामा की जय जयकार कर रहे थे। बंदर मामा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, बंदर मामा की जय हो। जहां बंदर मामा के रक्षक बनने पे सारे खुश थे, वहीं दूसरी ओर कई लोग दुखी भी थे। चंगू बंदर नहीं चाहता था कि बंदर मामा जंगल के रक्षक बने, वो चाहता था कि वो जंगल का रक्षक बने। हाँ, जिस घड़ी का मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था, उसे ये बंदर मामा एक ही झटके में छीन के ले गया। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मुझे कुछ करना होगा। पर मालिक, अब आप क्या करेंगे? क्या सोचा है आपने आगे का? सोचा तो मैंने बहुत कुछ है, बस तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी, और अगर तू इस काम में मेरी मदद करेगा ना, तो मेरे चमचे, मैं तुझे खूब सारे फल खिलाऊंगा। मालिक, मैं तो आपका गुलाम हूँ, आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखें, मुझे अच्छे अच्छे फल खिलाएं।
चंगू अपने बंदर को एक पाउडर देता है। वो बंदर जंगल में जिसके पास भी जाता उसके सामने उस पाउडर को चुटकी भर फेंक देता। उस पाउडर से पहले तो छींक आती और फिर जंगल के जानवर गिर के बेहोश हो जाते। एक के बाद एक जानवर, पशु, पक्षी बीमार हो रहे थे। स्ट्रेचर पे उठा उठा कर ले जाया जा रहा था बेहोश जानवरों को। जैसा मैं चाह रहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब मालिक मुझे खूब सारे फल खाने को देंगे। शाबाश मेरे चमचे, तू ठीक वैसा ही कर रहा है जैसा मैं चाह रहा था। ये ले तेरा इनाम, खूब सारे फल। धन्यवाद मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मजे से सारे फल खाऊंगा। हाँ हाँ छोटे बंदर, खूब मजे से खा। और इसके बाद तुझे एक और काम करना है। और क्या काम करना है मालिक मुझे? आधा काम तो तू कर चुका है, बस अब आधा बचा है, वो भी तुझे पूरा करना है। इस महामारी के बाद तो सभी बंदर मामा पे सवाल उठाएंगे कि उसके रहते ये महामारी कैसे फैली। तुम्हें बस करना इतना है कि जंगल में हर जगह ये बात फैलानी है कि इस महामारी का इलाज सिर्फ चंगू के पास है, और वो ही जंगली जानवरों और पक्षियों को इस महामारी से बचा सकता है। सभी मेरे एहसान के तले दब जाएंगे और बंदर मामा को रक्षक की गद्दी से हटा के मुझे जंगल का नया रक्षक बना लेंगे। छोटा बंदर ये बात खरगोश के कानों में डाल देता है। क्या हुआ खरगोश भाई, तू इतना परेशान क्यों है? क्या बताऊं भाई, मेरी बीवी बच्चे उस महामारी से जूझ रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं। बस उन्हीं को देखने जा रहा हूं। बहुत परेशान हैं। बहुत बीमार हैं वो, और डॉक्टर के पास भी इस बीमारी का कोई हल नहीं निकल रहा। मेरे पास इस महामारी से बचने के लिए एक हल है। क्या तुम सही कह रहे हो? हाँ भाई, मैं सही कह रहा हूँ। छोटा बंदर खरगोश को बताता है कि चंगू बंदर के पास कोई जड़ी बूटी है जिससे ये महामारी ठीक हो सकती है। बस एक बार उस जड़ी बूटी की खुराक बीमार को खिलानी पड़ेगी। जंगल के सारे जानवर महामारी को लेकर बहुत परेशान थे और शेर राजा से मदद की गुहार लगा रहे थे। राजा जी, महामारी जंगल में तेजी से फैल रही है और जंगली जानवरों और पक्षियों को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अगर जल्द से जल्द कुछ नहीं किया गया तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे जंगल को। कभी शिकारी जंगल में घुस जाते हैं तो कभी महामारी फैल जाती है। वो कहाँ है जिसको जंगल का नया रक्षक रखा गया था? उसे तो जैसे कोई परवाह नहीं है। उसे रक्षक किस लिए रखा गया है? तुम सही कह रहे हो, जल्दी से बंदर मामा को बुलाया जाए। बंदर मामा को सभा में बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि जल्द से जल्द पता लगाए ये महामारी कैसे फैल रही है। राजा जी, आप चिंता ना करें, मैं पता करता हूँ ये बीमारी कैसे फैल रही है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। बंदर मामा वहां से चल के पता लगाने की कोशिश करते हैं। तभी खरगोश आके बंदर मामा को बताता है कि इस महामारी का इलाज चंगू बंदर के पास है। खरगोश, तुम्हें कैसे पता कि चंगू बंदर के पास इस महामारी का इलाज है? ये बात मुझे उसी के चमचे छोटू बंदर ने आके बताई है। हाँ, इसके पीछे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे पता लगाना होगा। बंदर मामा छोटू बंदर के पास जाते हैं। खा ले, जितने फल खाने हैं खा ले, क्योंकि ये फल खाने के बाद तो तू कुछ भी खाने के लायक नहीं रहेगा। क्या मतलब है बंदर मामा? बता जल्दी सच सच, नहीं तो तेरी जान ले लूंगा मैं आज। इस महामारी के पीछे किसका हाथ है और चंगू बंदर के पास इस महामारी का इलाज कैसे है? छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ और मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा। वो चंगू बंदर जंगल का रक्षक बनना चाहता था। जब उसे पता लगा कि आपको जंगल का नया रक्षक बनाया गया है तो उसे बुरा लगा और उसने तरकीब बनाई महामारी फैलाने की, ताकि आपकी बदनामी हो कि आपके रक्षक बनते ही जंगल में महामारी फैल गई। आप सही रक्षक नहीं हो। और साथ में उसने एक जड़ी बूटी भी बनाई जिससे बीमारी ठीक हो जाए और वो सबकी नजरों में महान बन जाए।
आपको रक्षक की गद्दी से हटा के उसे नया रक्षक बनाया जाए। उसने मुझे खूब सारे फलों का झांसा दिया है और इस काम में मेरी मदद ली। मुझे माफ कर दो। बंदर मामा चंगू बंदर के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। आगे आगे चंगू और पीछे पीछे बंदर मामा थोड़ी देर में उसे पकड़ लेते हैं। चंगू बंदर को बंदर मामा घसीट के सभा में ले जाते हैं। लीजिए राजा साहब, मैंने कहा था ना, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। लीजिए, आपका गुनहगार ये है, इसी का सब किया धरा है। चंगू हाथ जोड़ के माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए। रक्षक बनने की चाह में इतना स्वार्थी हो गया था मैं कि इतना गलत कर बैठा। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी गलती की माफी नहीं है, तुम्हें इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। अपने स्वार्थ के पीछे तुमने जंगली जानवरों और पक्षियों की जान खतरे में डाली। इसके लिए तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जंगल छोड़ के जाना होगा। चंगू बंदर और उसके चमचा छोटू बंदर को जंगल छोड़ने की सजा मिलती है। इस तरह से बंदर मामा के रक्षक बनने से सब खुश थे। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।